अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश खुर्रम होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद महरीन। हाँ जी, तो आज है जी रमज़ान का 12वां रोज़ा और माशाल्लाह रमज़ान तकरीबन समझ लें आधा ही गुज़र गया है। थोड़े ही रोज़े रह गए हैं, मतलब ये अभी दूसरा अशरा शुरू है और ये ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा रमज़ान का। तो माशाल्लाह से पता चलता ही नहीं है कि रमज़ान ये शुरू हुआ और ये ख़त्म हुआ। तो बस अल्लाह पाक हमारे लिए ये रमज़ान हमारे लिए सारी इबादत हमारी कबूल करवाए और हमारी जो हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए इस रमज़ान के बाद, जो हमारे अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव एक्सपेक्ट्स हैं, वो ख़त्म हो जाएं और हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें आएँ, अच्छी बातें हम लोग सीखें रमज़ान में और उनको रमज़ान में नहीं आगे भी अब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि हम लोग होते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग रमज़ान में करते हैं और उसके बाद हम लोग वो चीज़ करते ही नहीं है, भूल जाते हैं। मतलब ये करते हैं या प्रॉपर फिर मतलब पाबंदी के साथ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आज आप लोगों से बात करना चाहूँगी नमाज के बारे में। आप सबको पता है कि जो नमाज है वो हमारा दूसरा अरकान इस्लाम है और नमाज की इतनी अहमियत है कि आप सबको अंदाज़ा ही है कि इस्लाम में नमाज की क्या इम्पोर्टेंस है कि किसी भी हालत में नमाज को छोड़ा ना जाए। मतलब हर तरह से बीमार हैं, कुछ भी है, अगर आप नहीं बैठ के पढ़ सकते आप लेट के पढ़ लें, लेट के नहीं पढ़ सकते तो आप इशारों के साथ पढ़ लें। मतलब हर हाल में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। नमाज के लिए कोई छूट नहीं है, कोई इसमें रियायत नहीं है। इवन के बच्चे जो होते हैं मतलब 7 साल के हो जाते हैं तो उनको भी ये हुक्म है कि हमें 7 साल के जब बच्चे हो जाएं तो हमें उनको भी नमाज का कहना शुरू कर देना चाहिए और जब वो 10 साल के हो जाएं तो हम पे लाजिम है कि हम बच्चों को लाजमी नमाज पढ़वाएं। अगर वो नहीं सुनते तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको मार के या डांट के पढ़ाएं। लेकिन नमाज के मामले में कोई भी रियायत नहीं है किसी बंदे की भी। मरने के बाद सबसे पहला सवाल ही हमसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा कि और इसमें कोई छूट है ही नहीं ना। मतलब हम ये कहें कि जी हम नमाज़ नहीं पढ़ रहे या हम नमाज़ नहीं पढ़ते तो हम लोग बच जाएंगे। मतलब पहला सवाल ही नमाज में है और अगर हमने नमाज में हमने नहीं पढ़ी तो हमारे बाकी जो अमाल हैं वो देखे नहीं जाएंगे। मतलब अगर हमने बाकी सब चीज़ें की हैं हमें नहीं, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ी तो हमें सीधा जी हम लोग कसूरवार होंगे, हम सज़ा के हकदार होंगे। बाकी हमारे काम नहीं देखे जाएंगे कि जी हमने बाकी काम किए हैं कि नहीं किए हैं। तो मेरे बहन भाइयों, मैं आज आप लोगों से नमाज की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूँगी और मैं ख़ुद भी अपने ये जो बातें कर रही हूँ ये मैं अपने ऊपर भी मतलब लागू करना चाहती हूँ कि मैं भी इन पे अमल करूँ कि नमाज बहुत ज़रूरी है। मैं ख़ुद भी ऐसी हूँ, मतलब नहीं हम लोग रूटीन के साथ काम के साथ टाइम दे पाते नमाज को। रमज़ान में जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, जिस तरह कुरान पढ़ते हैं, पूरा साल हम लोग नहीं पढ़ते और ये वाकई एक बहुत बड़ी कह लें कि एक हकीकत है, कड़वी हकीकत है कि हम लोग रमज़ान में जिस तरह नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक करते हैं, हम धड़ाधड़ कुरान ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद ना हमारी नमाज़ों में वो चीज़ रहती है, हम लोग कुरान पढ़ पाते हैं। हालांकि ये चीज़ गलत है। हम लोगों को चाहिए कि इस साल हम लोग इस रमज़ान के बाद ये अहद करें कि क्यों ना हम लोग रमज़ान के बाद भी अपनी रूटीन वही जारी रखें जो हमने रमज़ान में रखी हुई है। नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ें, हम लोग 5 वक्त की बाकायदगी के साथ नमाज़ पढ़ें। ठीक हो गया ना। जिस तरह हम लोग रमज़ान में हमें कोशिश होती है कि हमारी नमाज़ मिस ना हो जाए, हम लोग सब भाग भाग के जल्दी से नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। लोग क्यों नहीं हम लोग, मैं ख़ुद भी अपने आप से सवाल पूछती हूँ कि क्यों नहीं हम लोग बाकी दिन में भी हम लोग ये क्यों नहीं कर पाते। हालांकि इतना कोई मुश्किल काम नहीं, जैसे ही अज़ान हो हमें चाहिए कि हम सारे काम छोड़ के अपनी अव्वलीन तरजीह पे हम लोग नमाज़ पढ़ें। जब हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे हमें देख के पढ़ेंगे, क्योंकि जब पेरेंट्स ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। जब हम ही नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो हम बच्चों को कैसे कहेंगे। हमें चाहिए कि हम खुद नमाज़ पढ़ें और बच्चों को भी, ताकि बच्चे हमसे सीखें। ठीक हो गया ना। तो जैसे कुरान पाक में इसका हुक्म है नमाज का कि नमाज कायम करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। और बेनमाजी के बारे में तो इतनी मतलब कुरान में आया है और हदीस है कि भाई उसका तो कोई मतलब छूट है ही नहीं ना। मतलब फ़ौरन उसका जो ठिकाना है ना वो दोज़ख है। नमाज का सवाल में अगर आपने सही जवाब ना दिया, आपने नमाज ना पढ़ी तो सीधे आप लोग दोज़ख में, और कोई सवाल हमसे पूछा जाना ही ना। मतलब कब्र में पहला सवाल ही नमाज का है और इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम लोग कर सकते हैं आराम से। जैसी हाँ जी, तो
अगर हम लोग ये कर लें कि रूटीन बनाएं, जैसी अजान हो हम लोग को चाहिए कि पहली अपनी प्रायोरिटी में हम लोग नमाज़ पढ़ें। हम लोग नमाज़ पढ़ें तो देखें नमाज़ पढ़ने से हमारे सारे काम अच्छे भी हो जाएंगे, हमारी जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाती हैं और एक अल्लाह के साथ हमारा कनेक्शन भी रहता है। और मैंने ये ख़ुद चीज़ मैं आपको बताऊँ, मेरी बहनों में आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि मैंने ये ख़ुद चीज़ ना एक्सपीरियंस करके देखी है कि जब हम नमाज़ पढ़ते रहते हैं ना, जब हम लोग काफ़ी टाइम तक हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और हम लोगों को एक आदत हो गई है प्रॉपर एक अव्वलीन मतलब पहली प्रायोरिटी में हमें नमाज़ पढ़ने की, तो यकीन करें जब नमाज ऐसा हमें कनेक्शन फील होता है कि जब नमाज़ छूट रही होती है ना तो हमें खुद एक अंदर से ना फीलिंग आ रही होती है कि नहीं यार पहले मुझे नमाज़ पढ़नी है, बाद में बाकी काम। हम लोग क्या करते हैं, मदर्स हैं आपको पता है, बच्चों के साथ होती है, किचन में होती हैं, हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं हम लोग बाद में कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे नमाज़, पहले हम ये काम कर ले, अच्छा मैं बच्चे को सुला दूँ, उसको खाना दे दूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, हस्बैंड को खाना दे दूँ, हस्बैंड के कपड़े दे दूँ, ये वो इस तरह करके हम लोग टाल देते हैं। लेकिन हमें लोगों को चाहिए कि हम लोग पहले नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ अगर हम फ़ौरन पढ़ लेंगे बाद की काम हम बाद में आराम से करते रहेंगे। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी जो लाइफ है ना मतलब वो नमाज रखें कि हमने नमाज किसी सूरत में मिस नहीं करनी। और जैसे नमाज जो असर है, जो कहते हैं ना बीच की जो नमाज है जिनका जो हिफाजत करती है वो है असर की नमाज। और असर की नमाज एक ऐसी एक असर की और एक फ़जर की नमाज है जिसमें हम लोग थोड़ी सी कहते हैं ना ज़रा कोताही मार देते हैं। फ़जर के वक्त भी और असर के वक्त भी हम लोग ज़रा दोपहर का खाना खा के लेट जाते हैं। तो ये दो नमाज़ों की तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बाकी सारी नमाज़ें भी हम पढ़ें, बाकी सारी नमाज़ें भी हम लोग चलें उठे होते हैं काम के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ जी, तो जो असर और फ़जर की नमाज है ये हम लोगों को तो लाजमी हमें हर हाल में पहली मतलब प्रायोरिटी पे पढ़नी चाहिए। तो यही मैं कहूँगी कि हम लोगों को चाहिए कि इस रमज़ान में हम लोग अहद करें कि हम लोग रमज़ान के बाद भी हम लोग पाँचों वक्त की नमाज़ अपनी बाकायदगी के साथ अदा करेंगे। और हम लोग अपने ताकि हम लोग ये चीज़ करेंगे तो हमारे बच्चे हमें देख के ये चीज़ सीखेंगे। तो यही मैंने सोचा कि आज मैं वैसे ही पढ़ रही थी एक जगह पे, एक टॉपिक पढ़ रही थी नमाज के हवाले से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से आज इसी नमाज के बारे में बात की जाए। डेली रूटीन तो हम लोग डेली डिस्कस करते रहते हैं कि चलो आज ये हुआ। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ अपने बहन भाइयों के साथ नमाज के बारे में क्यों ना डिस्कस किया जाए। आप लोग कह रहे होंगे कि पता नहीं ये खुद हमें क्यों इस तरह डिस्कस करी। मतलब देखें मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कहती हूँ कि वैसी बातचीत कर रही हूँ ना आपसे नमाज के बारे में। मतलब देखें मेरे अंदर भी मैं नहीं अक्सर टाइम पे नमाज़ पढ़ पाती, तो मेरी यही है कि इस दफ़ा कोशिश होती है कि चले मैं टाइम पे नमाज़ पढ़ूँ। और आगे भी रमज़ान के बाद भी कोशिश होगी कि जी 5 वक्त की बाकायदगी के साथ नमाज़ पढ़ी जाए, ख़ास तौर पे फ़जर की, क्योंकि हम लोग फ़जर की नमाज़ हम लोगों की अक्सर मिस हो जाती है। मेरी तो फ़जर की नमाज़ मिस हो जाती है, बाकी मेरी 4 नमाज़ें हो जाती हैं माशाल्लाह से, लेकिन फ़जर की नमाज़ मेरी मिस हो जाती है। तो रमज़ान में आजकल माशाल्लाह से फ़जर की नमाज़ हो रही है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस चीज़ को ही लेकर चलूँ आगे और मैं आगे भी 5 वक्त की नमाज़ें अदा करूँ ताकि मैं पढ़ूँ, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी रहे और मेरे बच्चे भी मुझे देख के सीखें। तो ये हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हम लोग नमाज़ अदा करें और ये हम सब पे वाजिब है, लाजिम है। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि इस रमज़ान आप लोग यही अहद करें कि हमें अल्लाह पाक 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें हिदायत दे कि हम लोग उसके बताए हुए रास्तों पर, उसके बताए हुए असूलों पे चलें। अब ना डेली आप लोगों से किसी न किसी एक टॉपिक पे बात की जाए, तो आज मैंने नमाज के बारे में सोचा कि क्यों ना आज अपनी बहनों से नमाज के बारे में बात की जाए। हाँ जी, तो यही कोशिश होगी कि जी आप लोग भी आप लोगों से बात करें। ये मकसद था कि चलें बंदा एक दूसरे से अपनी बात शेयर करता है, तो मैं ये सोचा कि आप लोगों से आज नमाज के बारे में बात की जाए, क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो मेरे एकदम से माइंड में आया कि क्यों ना आज अपना व्लॉग, आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट किया जाए। ये देखें समी आया है, समी अस्सलाम वालेकुम कर दें, समी अस्सलाम वालेकुम कर दें। समी का मूड ख़राब हुआ है, समी को मैंने अभी थोड़ा सा डांट दिया था तो समी का ज़रा मूड ख़राब हो गया है। समी ज़रा नाराज़ हो गए हैं मुझसे, तंग कर रहे थे मुझे तो मैंने इनको डांट दिया, तो अब ये नाराज़ हुए हैं मुझसे। तो देख दें समी अस्सलाम वालेकुम कर दें। अभी अस्सलाम वालेकुम कर रहे थे, अभी अस्सलाम वालेकुम नहीं कर रहे, तो समी अभी ये नींद में हुए हैं। तो हाँ जी, और बाकी मुझे कमेंट में लाजमी लिख के बताइएगा कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा
और आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा मेरा, मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और जो भी दुआ है, कोई बात आप लोग कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी, आप लोग लाजमी। हाँ जी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरा आज का ये इनिशिएटिव कैसा लगा। मैं सोच रही हूँ कि रमज़ान के जो ये लास्ट अशरा है, इसमें किसी न किसी बात पे, किसी न किसी टॉपिक पे शुरू में थोड़ी सी डिस्कशन की जाए, थोड़ी सी बात की जाए आप लोगों के साथ, ताकि हम सबको, मुझे भी, आप सबको भी कोई ना कोई बात एक दूसरे से सीखने को मिले। तो बस आज का नमाज का टॉपिक यही था। तो चलते हैं अब अपने बाकी रूटीन की तरफ। मैं बस अभी जाऊंगी, नमाज़ पढ़ी थी मैंने ज़ोहर की, तो साथ ही साथ मैंने सोचा कि आप लोगों से नमाज के बारे में बात कर ली जाए। तो अब मैं जाऊंगी किचन में इफ्तारी बनाने के लिए, तो फिर आप लोगों से किचन में मुलाकात हो। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब आ गई हूँ मैं किचन में इफ्तारी बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ सेवइयाँ, दूध वाली सेवइयाँ, और साथ में मैं बना रही हूँ चना चाट, पकोड़े और शरबत, एज यूजुअल जो शरबत लाजमी बनता है। तो सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया, उसमें ऑयल डाल के मैंने इलायची डाल दी है। अब ज़रा ये गर्म हो जाए तो मैं फिर इसमें सेवइयाँ डाल दूँगी, और उसके बाद सेवइयाँ को मैं अच्छी तरह इसमें भून लूँगी। और जब सेवइयाँ थोड़ी सी भून जाएंगी, थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, तो मैं इसमें दूध डाल दूँगी और साथ ही चीनी इसमें डाल दूँगी। तो बस ये सेवइयाँ ऑलमोस्ट भून ही चुकी हैं, तो बस मैं इसमें अब डाल दूँगी दूध। और सेवइयाँ बनाना बहुत आसान है बेसिकली। आज जो अब मैंने इसमें दूध और चीनी डाल दी है। सेवइयाँ बेसिकली आज जो मैं बना रही हूँ अपनी मदर इन लॉ के कहने पे बना रही हूँ, क्योंकि उनकी आज है तबीयत ख़राब, उनका गला ख़राब हुआ, तो मैंने उनके लिए सेवइयाँ इसलिए बना रही हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह इफ्तारी जाके करेंगे नीचे। तो इफ्तारी बना के मैं चली जाऊँगी हम लोग नीचे, तो वहाँ जाके हम लोग इकट्ठे मिल के इफ्तारी करेंगे। तो अब सेवइयाँ को देख रहे हैं, मैंने इसमें दूध और चीनी डाल दी है। तो सेवइयाँ मेरी अब थोड़ी सी मैं दूध में पकाऊंगी सेवइयों को, तो ये बन जाएंगी। अच्छा, मुझे बेसिकली दूध वाली नहीं पसंद, अब्दुल्ला को पसंद है, बाकी समी को भी और समी के पापा को भी। हमें वो ड्राई सेवइयाँ, वो जो खुश्का सेवइयाँ होती हैं, वो पसंद है। तो किसी दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी उसकी रेसिपी भी, उसको भी बनाऊंगी जब मैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़े की हैं, बहुत आसान है, और जब बनती हैं तो बहुत मज़े की बनती हैं, और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है वो वाली सेवइयाँ। हाँ जी, उसके बाद मैंने बनानी है चना चाट, जिसके लिए मैंने चने निकाल के रख लिए हैं। अब इसमें मैंने डालनी है प्याज काट के, टमाटर और हरी मिर्च काट के डालनी है। साथ ही मैं मसाले, चाट मसाला वगैरह डालूँगी, और मैं डालूँगी इसमें केचप और थोड़ी सी दही, क्योंकि मैं बिल्कुल ड्राई पसंद नहीं है, तो मैं लाजमी केचप और थोड़ी दही डालती हूँ चना चाट में। तो यहाँ देखिए मेरी सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, और बस अब मैं इनका चूल्हा बंद कर दूँगी, और बस इसको मैं ढक के अब रख रही हूँ। तो सेवइयाँ मेरी बिल्कुल रेडी हैं। तो आ जाते हैं हम चना चाट की तरफ। मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट ली है, और बस इसमें मसाले वगैरह डालूँगी मैं, तो मेरी हो जाएगी चना चाट रेडी। बस इसमें केचप और दही डाल के, चाट मसाला डाल के, तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, तो मेरी चना चाट रेडी है। दही और केचप मैंने डाल दिया है, इसको अच्छी तरह मैं चलाऊँगी ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, जो मसाला सारा है वो सारा आपस में मिल जाए। तो बस इजी होता है चना चाट बनाना, भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर आपके पास चने बॉयल हुए हुए हैं तो चना चाट इजी बन जाती है। अक्सर लोग चना चाट में आलू भी बॉयल करके डालते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने 2 डेज़ पहले मैंने लोबिया के साथ बनाई थी, तो पसंद नहीं आई सलमान को, क्योंकि सलमान को लोबिया वाली चाट नहीं पसंद, तो इसलिए आज मैंने लोबिया नहीं डाला और बिल्कुल चना चाट बनाई है। चना चाट मेरी रेडी हो गई है। साथ ही साथ मैंने बेसन निकाल लिया है, जिसके मैंने आलू और प्याज वगैरह काटने हैं और मसाला वगैरह डालने हैं, और साथ ही साथ मैंने शरबत के लिए पानी जग में डाल दिया और चीनी निकाल ली है। तो मैं शरबत भी बना लूँगी साथ साथ, और मेरे पकोड़े भी बन जाएंगे। तो पकोड़ों के लिए मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, बस मैं पानी डाल के इनको मिक्स करूँगी, और साथ ही साथ मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया है, और सेवइयाँ भी मैंने बाउल में निकाल ली हैं, और चना चाट भी। और आज मैं बनाने लगी हूँ टैंग मैंगो, क्योंकि अब्दुल्ला मुझे कब से कह रहा था, मैं उसको टैंग मैंगो नहीं बना रही थी, कल भी दूध रूह बना लिया था। तो आज मैं बना रही हूँ टैंग मैंगो।
हाँ जी, और अब मैं इनको मिक्स करने लगी। मैं पहले से नहीं बेसन फेंटती कभी भी, क्योंकि फिर वो बेसन थोड़ा पतला होना शुरू हो जाता है। तो मैं जब सब चीज़ें काट लेती हूँ, मसाला डाल लेती हूँ, तब मैं मिक्स करती हूँ। इससे क्या होता है कि जो आपके पकोड़े होते हैं ना, वो ज़रा थोड़े क्रिस्पी बनते हैं। हाँ जी, बेसन अच्छी तरह मिक्स हो गया है और मुझे लगता है ऑयल भी थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया है। आइए हम उसको डाल लेते हैं इसमें। अब देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मेरे ख्याल से ऑयल को टाइम है थोड़ा। अभी बस पकोड़े बन रहे हैं, थोड़े से मैंने निकाल लिए, थोड़े से अभी उसमें हैं कढ़ाई में। तो बस अब हम नीचे जा रहे हैं चीज़ें लेके इफ्तारी करने। तो फिर अब ये जाके इफ्तारी करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। और ये बस मैं और अब्दुल्ला रह गए हैं। अब्दुल्ला लेके जा रहा है। अब्दुल्ला न मुड़े। अब्दुल्ला पकोड़े लेके चला गया है और मैं और समी रह गए हैं, तो हम शरबत लेके जा रहे हैं। बाकी इफ्तार टेबल सेट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज की इफ्तारी। समी कम। ये मांगे हैं नीचे। हाँ जी फ्रेंड्स, अफ्तारी हो गई है, नमाज़ भी पढ़ ली है, बच्चों को होमवर्क भी करा दिया है। तो सोचा मैंने कि आप लोगों को मैं कल के रोज़े की इबादत बता दूं। तो कल है जी इंशाल्लाह 13वां रोज़ा और है जी जुम्मे का दिन। मैं आपको बता देती हूँ कि 13वें रोज़े पे आप लोगों ने क्या पढ़ना है। हाँ जी, तो कल है जी 13वां रोज़ा और कल है जी जुम्मा मुबारक। तो फजर की नमाज़ के बाद आप लोगों ने पढ़नी है सूरह जुम्मा की आयत नंबर 4 40 मरतबा। ठीक हो गया। और आयत ये नीचे लिखी हुई है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद सूरह फलक पढ़नी है आपने 47 टाइम्स। ठीक हो गया। सूरह फलक सबको आती होगी। और असर की नमाज़ के बाद सूरह नास पढ़नी है 47 टाइम्स। और मगरिब की नमाज़ के बाद दुआए निजात पढ़नी है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। ये दुआ सबको आती होगी। ये आप लोगों ने पढ़नी है मगरिब की नमाज़ के बाद 11 मरतबा। इसको कहते हैं दुआए निजात। और इशा की नमाज़ के बाद आप लोगों ने पढ़ना है सलातुल हाजात 4 रकात नफिल नमाज। ठीक हो गया। और सलातुल हाजात के बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है 1 मरतबा। एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। फजर की नमाज़ पर आप लोगों ने पढ़नी है सूरह जुम्मा की आयत नंबर 4 40 मरतबा। ज़ोहर की नमाज़ के बाद सूरह फल्क पढ़नी है। असर की नमाज़ के बाद सूरह नास, और दोनों में आपने 47 टाइम्स पढ़नी है। और मगरिब के नमाज़ के बाद दुआए निजात पढ़नी है आप लोगों ने। और इशा की नमाज़ के बाद सलातुल हाजात पढ़नी है 4 रकात नफिल नमाज। और उसके बाद 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई कल की तस्बीह। हाँ जी, आज के व्लॉग के बारे में बात करूँगी कि आज ज़रा मैंने अपना कंटेंट ज़रा चेंज किया है। मुझे ज़रूर फीडबैक दिएगा कि आप लोगों को मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा। मेरा यही प्लान है कि रमज़ान के जो आखिरी 10 डेज़ रह गए हैं उसमें रोज़ाना किसी न किसी बात पे आप लोगों से टॉपिक पे आप लोगों से बात की जाए। ठीक हो गया। और तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। मुझे कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इसी के साथ ही मैं अब इजाज़त चाहूँगी और अपना व्लॉग एंड करूँगी इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। तो इसी के साथ अपनी बहन महरीन को लाइफस्टाइल विद महरीन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।